Good morning, students. How are you? I hope you are all fine. Now we will start about the chemical properties of group 13. Okay? जो ग्रुप नंबर 13 है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको रिएक्टिविटी डिस्कस करनी होती है फर्स्टली कि कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन कम रिएक्टिव होगा। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि बोरोन जो फैमिली है उसके मेंबर्स कौन कौन से हैं। मैं यहाँ पर राइट डाउन करती हूँ, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला, यही है। दैट मीन्स बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। अब इनकी हमें क्या देखनी है, रिएक्टिविटी देखनी है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो देखो बच्चों, जो बोरोन है वो हार्ड नेचर का होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर होता है। जो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर ये बता दिया था, जो बोरोन है उसकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है उसको आप एक नेम देते हो, आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर। ओके, तो उसकी वजह से ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। हार्ड होता है एंड किस फॉर्म के अंदर है, क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर है। और आपको ये भी पता है कि जो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है इसमें बोरोन कितने होते हैं, 12 होते हैं, राइट। तो बोरोन के साथ ही बॉन्डिंग बना के रखा हुआ है, यानी कि बोरोन के पास फ्री वैलेंसी नहीं है कि वो अदर्स के साथ रिएक्ट कर सके। तो अगर हम बात करें बोरोन की तो ये क्या होता है, इनर्ट होता है, मतलब केमिकल रिएक्शन शो नहीं करेगा। इनर्ट का मतलब है केमिकल रिएक्शन शो नहीं करेगा। कब नहीं करेगा, एट रूम टेम्परेचर, या तो रूम टेम्परेचर या ऑर्डिनरी जो टेम्परेचर होता है उस पर रिएक्शन नहीं करेगा। बट अगर आप इसको हाई टेम्परेचर दोगे तो जो आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर या क्रिस्टलाइन जो फॉर्म होती है उसके बॉन्ड्स क्या होते हैं, ब्रेक। बट जब आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा दोगे, अराउंड कितना, अबाउट 900 कैलविन, नॉट 90, 900 कैलविन से ज्यादा जब टेम्परेचर दोगे तभी ये क्या करेगा, रिएक्टिविटी शो करेगा। ये चीज ध्यान रखना है आपको, रिएक्टिविटी शो कब करेगा, जब टेम्परेचर कितना होना चाहिए, अबाउट 900 कैलविन होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज हो गई बोरोन की। सेम एज इट इज जो एल्यूमिनियम होता है वो भी क्या होता है, रिएक्टिविटी बहुत ही कम शो करता है। कब, एट द रूम टेम्परेचर। जब आप यहाँ पर भी हाई टेम्परेचर दोगे तभी इसकी रिएक्टिविटी शो होगी। तो यहाँ पे भी रिएक्शन के लिए क्या रिक्वायर्ड है, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। ठीक है, वही अबाउट 900 केल्विन। लेकिन अगर हम गैलियम, इंडियम और थैलियम की बात करते हैं तो ये इनको टेम्परेचर ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, ये तीनों के तीनों रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसके लिए टेम्परेचर हाई रखना है। नॉर्मल टेम्परेचर पर ये रिएक्शन शो नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, बट ये तीनों रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन शो कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जब ये रिएक्शन कर लेते हैं तो किस टाइप के कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है, आयोनिक या फिर कोवेलेंट कंपाउंड की। ठीक है, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है या आयोनिक की होती है, वो हम किसके अकॉर्डिंग बताते हैं, अकॉर्डिंग टू द फेजान रूल। तो फेजान रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जितना भी आपके पास एलिमेंट या फिर जो आयन है उनमें क्या होगा, चार्ज और साइज देखना है बस। ठीक है, तो फेजान रूल क्या कहता है, ये देखो। अब फेजान रूल ये कहता है कि जिसका आयन का जो साइज है वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल साइज। ठीक है, स्मॉल साइज ऑफ आयन एंड हाई चार्ज। चार्ज क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो वो क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा या फिर आयोनिक बनाएगा। तो बहुत सिंपल है, जब साइज स्मॉल होता है आयन का और हाई चार्ज होता है तो ये फेवरेबल कंडीशन किसके लिए होती है, फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक या कोवेलेंट। कोवेलेंट आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है, अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है,
कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। सेकंड क्या थिंक है कि आपको पता है कि जितने भी ये मेंबर्स हैं इनमें जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, राइट। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +3 कब आई, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन यूज किए, और 3 क्या एक साथ यूज करेंगे, नहीं, पहले फर्स्ट तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी। तो दैट मीन्स क्या होगा कि जो सम ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होनी चाहिए, मच लार्जर। सम ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी मच लार्जर होनी चाहिए। अगर लार्जर है तो इसका मतलब क्या होगा, वो क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, फेवर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ये भी पता है आपको, ठीक है। थर्ड कंडीशन क्या होती है, बहुत ही सिंपल सा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होना चाहिए, स्मॉल, ठीक है। स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस किसमें, जो 2 एलिमेंट्स कंबाइंड होंगे ना, कंपाउंड बनाएंगे या मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। अगर स्मॉल होगा तो वो क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। फेवर कंडीशन है ये ध्यान रखना, फेवर फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये फिजान रूल है, फिजान रूल के अकॉर्डिंग हम कोवेलेंट आयनिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। तो ये अगर 3 पॉइंट आपके माइंड में है तो आप ये बता सकते हो कि जो ये आपके पास एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, हीलियम, थैलियम, वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाएंगे या फिर आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर स्मॉल साइज ऑफ आयन, सबसे ज्यादा स्मॉल साइज इनमें से किसका होता है, बोरोन का। ये स्मॉल है ना, स्मॉल साइज होता है इसका, और स्मॉल साइज है दैट मीन्स ये क्या बनाएगा, कोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की तो भी ये भी क्या करेगा, कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और है, क्या है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी मैटर करती है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ कह रहे हैं ना हाई चार्ज, तो चार्ज का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है या +1 है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि अगर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, कौन, ये एलिमेंट्स, तो +3 के अंदर आप सभी को पता है कौन कौन है, राइट। तो फटाफट देख लेते हैं। आपके पास जो बोरॉन है ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ही होता है, इसकी +1 नहीं होती। इसका मतलब ये क्या बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा या फिर कोवेलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। एल्यूमिनियम जो है वो भी किस स्टेट में होता है, +3 में, इसका मतलब ये भी क्या बनाएगा, कोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन करेगा, राइट। अब अगर मैं आपसे कहूं गैलियम और इंडियम, इनकी क्या होती है, +3 भी होती है और +1 भी होती है, राइट। तो अगर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, +3 का मतलब क्या है, 3 बार इसे हमें एनर्जी देनी पड़ी तब इसने इलेक्ट्रॉन यूज किया, ठीक है। 3 बार 3 इलेक्ट्रॉन तभी यूज हुआ, तो इसका मतलब एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ रही है और यहाँ एनर्जी कम देनी पड़ रही है। तो जल्दी आयंस कौन बनेगा, +1, क्योंकि वो इजीली एक इलेक्ट्रॉन यूज करके +1 चार्ज ला रहा है, दैट मीन्स आयन बन रहा है। तो यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर अगर होंगे तो किसकी फॉर्मेशन करेंगे, कोवेलेंट की, और अगर +1 के अंदर होंगे तो किसकी फॉर्मेशन करेंगे, आयोनिक की। ये चीज आपको माइंड में रखनी है। और अगर मैं थैलियम की बात करूं तो ये ओनली +1 के अंदर ही होता है, तो किसकी फॉर्मेशन करता है, आयोनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। तो आपने एक चीज नोट की कि जब हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, डिक्रीज, बट आयोनिक कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज, ड्यू टू द आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज, ठीक है। जब आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होती जाती है तो आपके पास यहाँ पर क्या होता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कम होगी, आयोनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन ज्यादा होती चली जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है अच्छे से, क्योंकि जब आगे हम डिस्कस करेंगे कंपाउंड्स, रिएक्टिविटी देखेंगे कि एयर के साथ रिएक्शन है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एयर में ही है, तो इन दोनों के साथ देखते हैं। अगर एसिड बेस के साथ भी देखते हैं या फिर हम एलोजन के साथ भी देखते हैं,
वाटर के साथ में भी देखते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोवेलेंट कंपाउंड कौन से और आयोनिक कौन से, ठीक है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जहां होगी वहां कोवेलेंट कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि वो आयन जल्दी से नहीं बनाएगा, आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये माइंड में रखना है, भूलना नहीं है। तो ये आपका छोटा सा कंसेप्ट था। अब हम देख लेते हैं कि जो रिएक्टिविटी है एयर के साथ में, जिसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन डिस्कस करेंगे वो चीज, एंड वाटर के साथ में देख लेते हैं और एसिड बेस के साथ में फटाफट देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो जो फर्स्ट आपका आता है केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्टिविटी में, वो आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, ठीक है। एयर के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, एक तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखेंगे और एक हम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन देखेंगे कि नाइट्रोजन के साथ कौन रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन के साथ कौन रिएक्ट करता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट अभी अभी बताया कि जो बोरॉन और एल्यूमिनियम है वो इजीली एयर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, डू नॉट रिएक्ट विद एयर, या फिर एयर में हम कह रहे हैं ना ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, कब, एट रूम टेम्परेचर, या फिर ऑर्डिनरी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो भी नहीं, ठीक है, ये भी नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में या नाइट्रोजन के साथ में, तो मुझे टेम्परेचर कितना देना पड़ेगा, अबव 900 केल्विन। तो देखो बच्चों, जब आप बोरोन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हो या फिर एल्यूमिनियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हो तो ऑक्साइड्स बन जाता है, बट कब, जब आप टेम्परेचर क्या करोगे, हाई रखोगे, हाई टेम्परेचर पर। हम ये कहेंगे कि 900 केल्विन से अबव होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ सेम कंडीशन रखनी है। जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा, और वो ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है B2O3। कैसे बना, 9 से पढ़ते आ रहे हो, बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, ऑक्सीजन की 2 है, क्रॉस में लानी है बस, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ क्या बनेगा, Al2O3, क्लियर है। अब आपके पास इस रिएक्शन को बैलेंस भी करना है, तो देखो ऑक्सीजन यहाँ पर 3, बोरॉन 2, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे या 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से कर दो, ठीक है, यहाँ 3 कर दो, ऑक्सीजन बैलेंस, और यहाँ क्या हो जाएगी 4 बोरॉन, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ पर 4 3 2। तो ये आपके पास जो ओवरऑल कंसेप्ट है आपको माइंड में रखना है कि बोरॉन और एल्यूमिनियम जो है वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर या फिर रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करते ही नहीं है, आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये रिएक्शन शो करेंगे। अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ देखें, नाइट्रोजन के साथ, तो क्या बनेगा, नाइट्राइट बनेगा। नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या होगा, Bn, आप सभी को पता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो बोरॉन है इसकी 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, नाइट्रोजन की भी 3 है, दैट मीन्स Bn, ठीक है। सेम एज इट इज एल्यूमिनियम के साथ अगर रिएक्शन देखते हैं तो भी ये क्या बनाएगा, Aln, ठीक है। तो यहाँ नाइट्राइड्स बन रहे हैं, यहाँ क्या बन रहे हैं, ऑक्साइड्स बन रहे हैं जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी, और यहाँ क्या बन रहा है, नाइट्राइड्स बन रहा है। लेकिन कब बनेगा, यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, क्लियर। तो ये थी बोरॉन और एल्यूमिनियम की बात एयर के साथ में। अगर हम यहाँ एयर की बात में ऑक्सीजन देख रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन सभी एलिमेंट्स कर लेंगे आराम से, बट अगर नाइट्रोजन के साथ देख रहे हैं तो ओनली ये 2 ही नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइट बनाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो गैलियम होता है, इंडियम होता है एंड थैलियम होता है, डू नॉट रिएक्ट विद नाइट्रोजन, ठीक है। इसका रीजन क्या है, आप सभी को पता है कि नाइट्रोजन का साइज स्मॉल होता है, इनका साइज लार्ज होता है, थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत ही कम, रिएक्टिविटी शो नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, सिर्फ नाइट्रोजन के साथ इन्हीं की रिएक्शन होती है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस भी करना है, नाइट्रोजन N2 फॉर्म में होती है, ये भी N2 फॉर्म में होती है, यहाँ भी आप क्या लगा दोगे, N2 तो लगा नहीं सकते। इस रिएक्शन को बैलेंस करना है तो आप यहाँ 2 कर दो, यहाँ 2 कर दो, यहाँ 2 कर दो, यहाँ भी 2 कर दो, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करना ज्यादा जरूरी है, ये ध्यान रखना। तो ये आपके पास ऑक्साइड्स और क्या बन गए हैं,
नाइट्राइड्स बन गए हैं, जिसमें अगर हम बात करें गैलियम, इंडियम और थैलियम की, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर देना ही नहीं पड़ेगा, रूम टेम्परेचर पर इजीली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। बट नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, ये चीज आपको माइंड में रखनी है, क्लियर। तो अब आपको क्या करना है, इसमें एक छोटा सा और कंसेप्ट है, वो क्या है कि जो आपके पास बोरोन नाइट्राइड बना है, जो नाइट्राइड्स बने हैं बोरोन के, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो काफी बार पूछ भी ली जाती है, अदरवाइज नहीं भी पूछते, तो एक बार माइंड में रख लेना। एक्चुअल में ये क्या होता है, स्लिपरी नेचर का होता है, ठीक है। स्लिपरी नेचर का आपको पता है कि ग्रेफाइट, कार्बन का जो एलोट्रोप है ग्रेफाइट, वो भी होता है। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो किसकी तरह होती है, लाइक एज ग्रेफाइट, इसीलिए इसको एक और नाम दिया जाता है, वो क्या दिया जाता है, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, ठीक है। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बोला जाता है, किसको, याद रखना, मैं अभी स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ, बोरॉन नाइट्राइड को, ठीक है। तो अभी इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं जल्दी से। ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर में आपको अच्छे से पता है क्या थी, हेक्सागोनल रिंग थी ना, हेक्सागोनल रिंग। तो हेक्सागोनल रिंग्स ही बनानी है आपको और कुछ नहीं, कार्बन की जगह क्या लगाना है आपको, बोरोन और नाइट्रोजन लगाना है। तो देखो मैं अभी यहाँ पर बता देती हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ बोरॉन नाइट्राइड, ठीक है, बीएन की स्ट्रक्चर वो कैसी होगी, देखो हेक्सागोनल जो रिंग है आपके पास, कार्बन को हटा के बोरॉन और नाइट्रोजन लगाना है, ठीक है। दिस वन। अब आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड्स लगाने हैं, सेम एज इट इज। यहाँ पर एक और रिंग होगी, उसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, ये कुछ नहीं करना, सिर्फ रिंग्स बनाते हुए चलना है आपको। यहाँ पर और रिंग्स होंगी बहुत सारी, ठीक है, इस टाइप से ये बनता हुआ चला जाता है। तो ये इस टाइप से स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसको इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी बोला जाता है, क्योंकि ये ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर होती है इसलिए, और स्लिपरी नेचर का भी होता है, राइट। तो आप देखो बच्चों, इसके अंदर जो ऑक्साइड्स बने हैं उनका जो बेसिक नेचर होगा या एसिडिक नेचर होगा, या हम कहें एसिडिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, आपको वो भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब इसके साथ एक चीज और बताने वाली हूं मैं, इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से देखना। देखो बच्चों, यहाँ पर जो ऑक्साइड्स बने हैं, ठीक है, यहाँ ऑक्साइड्स किस फॉर्म में है, ट्राई ऑक्साइड्स की फॉर्म में। इनको हम क्या बोलते हैं, ट्राई ऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन कितनी जुड़ी हुई है, 3 ऑक्सीजन जुड़ी हुई है। बट ये ट्राई ऑक्साइड्स कौन कौन बनाता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि इनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। बट अगर हम थैलियम की बात करें तो यहां से यहां तक तो क्या बनेगा, ट्राई ऑक्साइड्स, बट इसकी बात करें तो ये क्या बनाएगा, मोनोऑक्साइड। क्यों, क्योंकि बच्चों इसकी क्या होती है, आप सभी को पता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, राइट, यहाँ पर +3 थी, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होने की वजह से जो इसका ऑक्साइड बनेगा वो क्या बनेगा, Tl2O। ये आपको माइंड में रखना है, +1 थी, 1 इधर आ गया, ऑक्सीजन की 2 थी, 2 इधर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के बारे में बताना है। तो आपको एक छोटा सा कंसेप्ट याद रखना है कि जो बेसिक कैरेक्टर है वो किस पर डिपेंड करता है, बेसिक कैरेक्टर डिपेंड अपॉन, मैं यहाँ पर इन सभी एलिमेंट्स को M से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है, MO बॉन्ड पर डिपेंड करता है। अब ये बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब ये बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग माना हमने, ठीक है, तो इसका मतलब इजीली ब्रेक होगा नहीं, इजीली ब्रेक नहीं होगा, तो यहाँ से जो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुआ, दैट मीन्स, या फिर हाइड्रोक्साइड है यहाँ पर मान लो आप, तो यहाँ OH आयंस रिलीज नहीं हुए, तो क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो गया, मतलब क्या हो गया, बेसिक कैरेक्टर यहाँ पर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, ठीक है। अगर ये बॉन्ड क्या है, वीक है, ये बॉन्ड वीक है, तो क्या होगा, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, ये चीज आपको माइंड में रखनी है, क्लियर है। तो देखो बच्चों, जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, डाउन द ग्रुप, आयोनाइजेशन एंथैल्पी मान के चलते एक क्राइटेरिया होता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डिक्रीज होती है।
तो जो MO बॉन्ड है वो क्या होता है फिर वीक होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इजीली यूज कर देंगे मेटल, तो क्या होगा यहाँ से ये बॉन्ड इजीली यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक होगा, दैट मीन्स वीक है, और वीक है तो जो बेसिक कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो अगर मैं बात करूं किसकी, यहाँ B2O3 की, तो ये कैसे नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, यहाँ पर जो एल्यूमिनियम और जो गैलियम होता है इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एम्फोटेरिक नेचर। ठीक है, और आपके पास जो ये वाला और ये वाला दोनों ही, ये क्या है, बेसिक नेचर के दोनों। ठीक है, लेकिन अगर इनमें भी ये पूछे कि ज्यादा बेसिक कौन है, कैरेक्टर किसका ज्यादा है, तो इसका ज्यादा होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये बेसिक है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर का है। ठीक है, तो ये थे इनके ऑक्साइड्स। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो बच्चों, जो रिएक्टिविटी है सेकेंड, वो है वाटर के साथ में। अगर हम बात करें वाटर, एक बार ये चीज समझ लो कि जो वाटर होता है वो कैसा होता है, पोलर सॉल्वेंट होता है। ठीक है, यानी कि आप सभी को पता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, पोलर सॉल्वेंट है। तो अगर हम बात करें किसकी, हेलो इसकी ग्रुप नंबर 13 की, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, तो इनकी अगर हम बात करें तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, ये +1 के अंदर है, यानी कि ये जल्दी से आयंस की फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन यूज करना है इसको, तो जल्दी से ये आयन नहीं बनाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा शो करता है, शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेता है। लेकिन यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट है तो इसको पोलर होना जरूरी है, तो ये कैसे हैं, नॉन पोलर फॉर्म के अंदर होते हैं, इसलिए जो ये होते हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट जो थैलियम होता है वो वाटर के साथ रिएक्टिविटी शो कर लेता है, बट ज्यादा अमाउंट में ये भी नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है, वाटर के साथ ये रिएक्ट नहीं करते। तो फिर इनकी हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर जनरली वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं कोई भी एलिमेंट तो हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स कैसे होती है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड कैसे होगी, हाउ, तो ये आपको माइंड में रखना है क्या, कि इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये एलिमेंट्स वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते, बट देयर ऑक्साइड्स रिएक्ट विद वाटर, फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन कैसे हुई, जब ग्रुप नंबर 13 के जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्साइड्स जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या बनते हैं, हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है। क्लियर है, तो ये पॉइंट आपको माइंड में रखना है। और हाइड्रोक्साइड्स जब बनेंगे तो आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे इनके ऑक्साइड्स थे वैसे इनके हाइड्रोक्साइड्स होंगे, मतलब यहाँ पर अगर हाइड्रोक्साइड्स बना तो क्या बनेगा, BOH का होल थ्राइस, राइट, यहाँ पर AlOH का होल थ्राइस, सेम एज इट इज गैलियम OH का होल थ्राइस, यहाँ इंडियम OH का होल थ्राइस, एंड यहाँ पर अगर बात करें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो याद रखना है टेलुरियम OH होता है। ठीक है, ये माइंड में रखना है, आपको भूलना नहीं है। तो ये हो गया, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते बट इनके ऑक्साइड्स वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और इनका बेसिक कैरेक्टर जैसे इनके ऑक्साइड्स का होता है सेम एज इट इज हाइड्रोक्साइड्स का सेम है, क्योंकि इनके बीच का जो बॉन्ड होगा उस पर डिपेंड करता है बेसिक कैरेक्टर। क्लियर है, तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट जो थर्ड आता है वो आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के साथ भी अब हमें रिएक्शन देखनी है कि रिएक्टिविटी शो करते हैं नहीं करते वो सब। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन विद एसिड।
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाली हूँ, नोट कर लेना अच्छे से। क्या कि जो बोरोन होता है, ओनली बोरोन, बोरोन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होने की वजह से ये कभी भी रिएक्ट नहीं करता। किसके साथ? डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। कौन सा एसिड? अब एसिड दो होते हैं, ठीक है, एक होते हैं ऑक्सीडाइजिंग और एक होते हैं नॉन ऑक्सीडाइजिंग। जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स होते हैं। और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स कौन से होते हैं? जो कि ऑक्सीजन में, ये ऑक्सीडेशन में हेल्प नहीं करते हैं, उनको आप क्या बोलते हो? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। तो डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, ठीक है, डाइल्यूट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। और चाहे नॉन ऑक्सीडाइजिंग हो चाहे ऑक्सीडाइजिंग हो, डाइल्यूट फॉर्म के अंदर अगर है तो वो रिएक्शन नहीं करेगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपको ये याद रखना है, अगर मैंने कह दिया कि बोरोन की हमें डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन या फिर किसके साथ? HNO3 के साथ या फिर H2SO4 के साथ रिएक्शन देखनी है, तो आपके पास यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाए? डाइल्यूट HNO3 आ जाए या फिर डाइल्यूट क्या आ जाए? H2SO4। तो आपको ध्यान रखना है, बोरोन कभी भी डाइल्यूटेड एसिड्स के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। एल्यूमिनियम की सपोज मैंने रिएक्शन करा दिया, चाहे डाइल्यूट हो चाहे आपके पास कंसंट्रेटेड हो, जैसे मैंने आपसे कहा कि HCl के साथ रिएक्शन करानी है, तो क्या बनेगा? सिंपल है, यहाँ क्या बनेगा? AlCl3 प्लस क्या रिलीज हो जाएगा? हाइड्रोजन। जैसे मैंने बोरोन के साथ बताई थी हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, बनाना क्या था आपको? BCl3, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिएक्शन भी बैलेंस करनी पड़ेगी। देखो बच्चों, यहाँ पर अगर रिएक्शन को बैलेंस करते हो तो यहाँ 3 है, यहाँ पर 2 है, आपको एक साथ लेना है। तो अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, दिस वन 2, अगर यहाँ 2 कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो गए? 3 into 2 6। यहाँ पर अगर 6HCl कर दिया तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3H2, ठीक है। रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस हो गई। तो ऐसे ही आपको क्या करना है? गैलियम के साथ करना है, इंडियम के साथ करना है और थैलियम के साथ करना है, ठीक है। तो एसिड्स के साथ ये सभी क्या कर लेते हैं? इजीली रिएक्ट कर जाते हैं। बोरोन जो है वो डाइल्यूटेड के साथ नहीं करता, कॉन्सेंट्रेटेड के साथ करता है। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद बेस, तो बेस के साथ रिएक्शन बोरोन भी कर लेता है इजीली और एल्यूमिनियम भी कर लेता है, ये चीज ध्यान में रखनी है। बोरोन एंड एल्यूमिनियम रिएक्ट विद बेस, बेस के साथ रिएक्ट कर लेते हैं इजीली। और क्या बनाएंगे? देखो और गैलियम भी कर लेता है साथ साथ में, ठीक है, गैलियम भी, यहाँ ये भी ध्यान रखना है। बट जो आपके पास इंडियम और थैलियम होता है वो डू नॉट रिएक्ट विद बेस, ठीक है, ये चीज आपको राइट डाउन करनी है। तो बेस के साथ रिएक्शन कैसे होती है, क्या बनता है वो देखो। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया बोरोन है और वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? NaOH के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो क्या बनेगा यहाँ पर? तो बी जो है वो NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? Na3, और यहाँ पर क्या बनेगा? BO3, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चा, यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है वो भी क्या करता है? बेस के साथ रिएक्ट करता है एक्वस फॉर्म के अंदर, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में। क्या बनेगा यहाँ पर? Na2 पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, Na पॉजिटिव और यहाँ पर AlOH का होल 4 और नेगेटिव आयन, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर सोडियम, देन यहाँ पर क्या बनेगा? आपके पास 4 क्या है? हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना, तो 4 हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट आयन बनेगा, ठीक है। तो सेम एज इट इज गैलियम के साथ भी कराएंगे, तो गैलियम भी NaOH के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? सेम है, गैलियम पॉजिटिव आयन, सॉरी सोडियम पॉजिटिव आयन एंड यहाँ गैलियम OH का होल 4 नेगेटिव, ठीक है।
तो एसिड और बेस के साथ आपको रिएक्शन ध्यान रखनी है। बोरोन, एल्यूमिनियम और गैलियम बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, बट इंडियम और जो थैलियम होता है वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते। और ये रिएक्शन आपको बैलेंस भी करते हुए चलना है, अपने आप बैलेंस करोगे। अब देखो, ये आपका एसिड और बेस के साथ रिएक्शन हो गया। एक जो रिएक्शन एसिड के साथ मैंने आपको बोला था कि जो बोरोन है वो रिएक्शन किसके साथ करता है, कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। चाहे वो नाइट्रिक एसिड हो, चाहे सल्फ्यूरिक एसिड हो, या फिर यहाँ पर आपके पास एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जो बोरोन होता है वो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब वो रिएक्शन करता है तो आपके पास एक प्रोडक्ट निकल के आता है H3BO3, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो रिएक्शन होती है और एक जो ये वाली रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर सोडियम 3 है। तो आपको ये पॉइंट माइंड में रखना है कि इसकी जो रिएक्शन एसिड के साथ है और बेस के साथ है, उसमें जो प्रोडक्ट होता है उसमें हाइड्रोजन की जगह सोडियम लग जाएगा, बस। BO3 आयंस सेम रहेंगे, मतलब नेगेटिव आयन सेम है, ठीक है। जो ये बोरेट आयन होते हैं वो सेम है, तो इसका नाम तो बोरिक एसिड है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर सोडियम आ गया तो इसको बोरिक एसिड नहीं बोल सकते, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सोडियम बोरिक एसिड। एसिड भी नहीं बोल सकते क्योंकि एसिड है नहीं, तो सोडियम बोरेट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो रिएक्टिविटी थी एयर के साथ में वो कंप्लीट हो गई, और आपके पास वाटर के साथ भी दिखा दी, और जो एसिड और बेस के साथ है वो भी रिएक्टिविटी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिस्कस करेंगे। टेक केयर।